नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बिल्कुल नया चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और उसका पार्ट 1 हम आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे 2 बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इन दोनों बुक्स में हमने क्वेश्चंस और थ्योरी जो है ये कंपाइल की है इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए। तो बहुत बढ़िया थ्योरी हमने डिज़ाइन की है और अच्छे खासे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इन दोनों बुक से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 1। तो इसमें हम बेसिकली डील करेंगे वर्क से कि वर्क जो है ये क्या होता है। एनर्जी और पावर जो है वो भी कंपोनेंट होते हैं इस चैप्टर के, तो वो सब्सिक्वेंट पार्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। पहले वर्क का एक बार देखते हैं कि वर्क जो है यहाँ पे क्या है। तो देखिए वर्क क्या है यहाँ पे। पहली बात तो ये है मैकेनिकल वर्क। ये यूजुअल वर्क नहीं है जो हम डे टू डे लाइफ में हम बात करते हैं कि जैसे हम चलते हैं फिरते हैं, वो वर्क नहीं है, मतलब झाड़ू लगाते हैं वो वर्क नहीं है। ये मैकेनिकल वर्क है। मैकेनिकल वर्क देखिए यहाँ पे क्या होता है। ये वर्क की जो डेफिनेशन यहाँ दी जाती है वो क्या दी जाती है। तो वर्क जो होता है कि इट इज मैकेनिकल वर्क, it is mechanical work which is defined as, which is given by, which is given by work W is equal to F dot S or W is equal to force डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये W जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और इट्स SI यूनिट इज जूल और CGS यूनिट इज अर्ग। तो CGS यूनिट जो होती है वो अर्ग होती है और जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल। अब देखिए ये यहाँ मैंने क्वांटिटी लिखी है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये वर्क जो है ये मिलेगा कैसे। जैसे मान लीजिए मैं एक इसी इक्वेशन को अगर मैं ऊपर लिखूँ तो ये इक्वेशन किस तरीके से आ गई मेरे पास F और डॉट S। हमको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड फोर्स, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो ये आता है वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ S और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और ये बॉडी में क्या है, इस तरीके से फोर्स लगा और ये बॉडी डिस्प्लेस हुई यहाँ से यहाँ तक, और तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो तो ये हुआ, ये S तो ये डिस्प्लेसमेंट है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो इस तरीके से आएगा FS cos थीटा। तो यहाँ पे कुछ मैंने बेसिक चीज़ें बताई आपको मैकेनिकल वर्क के बारे में कि मैकेनिकल वर्क जो होता है ये क्या होता है और किस तरीके से इस पे हम डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूं कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन displaces a body by 10 meter. Find the work done. Find the work done if angle between force and displacement is
डिस्प्लेसमेंट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट, 60 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में। वैसा का वैसा ही जो अभी डायग्राम बनाया था, बिल्कुल वैसा का वैसा डायग्राम है। ये फोर्स लग रहा है और इसका मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर है 10 न्यूटन, और ये एक बॉडी को डिस्प्लेस कर देता है यहाँ से यहाँ तक। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक का, ये है 10 मीटर। यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, ये बराबर है 60 डिग्री। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब ये W जो है, सॉल्यूशन इसका क्या है कि ये जो W है ये बराबर है फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो W को हम लिखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो यहाँ से W आ जाता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60। तो ये आ गया W। तो यहाँ पे आ गया 100, कॉस 60 होता है 1/2, तो यहाँ पे आ गया 50 जूल। देखिए सारी यूनिट जो थी, जैसे न्यूटन था और इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट मीटर में था, तो ये जो यूनिट आएगी W की वो जूल आएगी। तो W की जो यूनिट है वो जूल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा मैं दूसरा क्वेश्चन लेके बताता हूँ कि किस तरीके से आपके एग्जाम में अगर ये आ जाए तो कैसे करना है। जैसे ए फोर्स F I plus J plus K displaces a body whose displacement is given by displacement vector I plus 2J plus 2K. Then find the work done. Work done. देखिए अब इसमें हमको पहले तो क्या था कि न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ था। अब जो दिया हुआ है ये समथिंग IJK की फॉर्म में दिया हुआ है। तो बात वही है, जो बेसिक इक्वेशन है हम उसी पे आ जाते हैं कि जो वर्क होता है ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं फोर्स की वैल्यू रखता हूँ I plus J plus K और इसको डॉट करता हूँ मैं I plus 2J plus 2K के साथ। तो जैसा मैंने वेक्टर्स एंड स्केलर्स में बताया था कि वैसे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये होगा I डॉट I प्लस I डॉट 2J प्लस I डॉट 2K प्लस J डॉट I प्लस J डॉट 2J प्लस J डॉट 2K प्लस K डॉट I प्लस K डॉट 2J प्लस K डॉट 2K। तो ये तो इसका कंप्लीट इस तरीके से हम कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने वेक्टर्स एंड स्केलर्स में बताया था आपको, केवल हमको यही पार्ट लेना है, यही पार्ट काम का है। I डॉट I, J डॉट 2J और K डॉट 2K। बाकी सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। जबकि जो सिमिलर वेक्टर्स हैं I डॉट I, इनके बीच में जो एंगल होता है वो जीरो होता है। तो I डॉट I जो है ये 1 हो जाता है, बाकी क्वांटिटी जीरो होती है। J डॉट 2J 2 हो जाता है, फिर आगे की क्वांटिटी जीरो होती है और K डॉट 2K भी 2 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर आता है ये आता है 5 जूल। तो इस तरीके से 5 जूल हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल लेके बताया कि किस तरीके से वर्क को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे को न्यूटन भी लिखना चाहिए यहाँ पे, तब जूल में आएगा। ये न्यूटन है और ये जो है मीटर में है। तो न्यूटन और मीटर में हो तो इस तरीके से जूल में एनर्जी निकल जाएगी। तो एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क, और वर्क जो है ये इतना हुआ है 5 जूल। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जैसे
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालें। जैसे यहाँ तो हमने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया कि I + 2j + 2k और मीटर में आ गया। मैं एक नई चीज़ लेके बताता हूँ आपको ये कैसे करना है। या उससे भी पहले एक छोटा सा काम और करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे आते हैं। जैसे व्हाट इज द वर्क डन, ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स in one revolution during circular motion इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। सर्कुलर मोशन, if F is centrifugal force, if F is centrifugal force and R is the radius of the circle, देखिए किस तरीके से होगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए किस तरीके से है ये, मान लीजिए R रेडियस में हम चक्कर लगा रहा है कोई पार्टिकल m मास का, तो इस पे जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है वो लगता है mv² डिवाइडेड बाई r, और इसको हमने कह रखा है कि ये f है और ये mv² बाई r जो है ये इस तरीके से, और r इज द रेडियस ये यहाँ पे। और ऑप्शन मैं दे देता हूँ यहाँ पे कि ऑप्शन क्या है। एक तो है f r और b है f × 2πr और c है f × πr, और जो डी ऑप्शन है ये है 0। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो है ऑप्शन दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको बड़ा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ऑब्वियस ऑप्शन जो वर्क का जो नज़र आता है, वैसे वर्क की अगर हम बात करें तो ये हो गया फोर्स और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये सीधा सीधा ऑप्शन निकल के आता है f × 2πr, बट ये गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों सही नहीं है, क्योंकि वर्क जो है इसमें आप केयरफुल रहिए, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के बीच में, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन की जब हम बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन में क्या है, देखिए यहाँ पे अगर बॉडी है तो फोर्स तो लग रहा है इस तरफ, और जो मेरा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट इस जो यहाँ से बॉडी यहाँ तक पहुँचती है, तो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो है इस तरफ। तो अगर हम इस छोटे से ड्यूरेशन में अगर हम निकालें कि भाई क्या वर्क डन है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो है 90 डिग्री। तो अगर मैं छोटा सा वर्क निकालता हूँ तो ये छोटा सा वर्क जो आता है ये आता है F.ds, और ये आएगा यहाँ से dw, यहाँ पे आ जाएगा F.ds और यहाँ पे आ जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वर्क डन जो है 0 है। सिमिलरली मान लीजिए इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होता है ds, तो उसी तरीके से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है F, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ और यही एंगल है 90 डिग्री। तो आप किसी भी पार्ट के लिए ले लीजिए, कुल मिला के जो वर्क डन आएगा कंप्लीट रेवोल्यूशन में या कहीं भी आप पार्ट लेते हैं तो ये 0 आएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने जो काम किया वो काम किया है 0। तो देयर इज नो वर्क डन, कोई काम नहीं हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने कोई काम नहीं किया है जब बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है एक सर्कल में। तो आंसर डी 0 जो है वो करेक्ट है। अच्छा अब मैं आता हूँ एक छोटे से क्वेश्चन पे कि जैसे मैं एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्वेश्चन, जैसे मैं लिखता हूँ व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। देखिए मैं ऑप्शन देता हूं यहाँ पे, ए है जूल, बी है आर्क्स
सी मैं कहता हूँ ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, और डी मैं कहता हूँ न्यूटन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए एंड बी बोथ। हमने यहाँ यूनिट की बात की है, हमने एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट की बात नहीं की है। एसआई यूनिट जो होती है वो तो जूल होती है, और आग जो होती है ये सीजीएस यूनिट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ये अप्रोप्रिएट आंसर है। न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट होती है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे जूल और आर्क जो है ये इस तरीके से आंसर आता है, सी ए एंड बी बोथ। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। अब मैं आपको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मैं एक बात कर रहा था वो बताना चाहूँगा, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। पहले मैं बात करता हूँ जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे सबसे पहले तो मैं डिफाइन करता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और एक पॉइंट है ए, और लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1। तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किस तरीके से बताएंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ओरिजिन है 0 0 0। तो देखिए इसको जब हम बताएंगे ना, तो एक्स वाई प्लेन में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्स वाई प्लेन में किस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, और ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और ये है 0 0 0 0 0। तो उस यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर है और ये है पोजीशन वेक्टर आर ए, ये पोजीशन वेक्टर है आर ए। तो इसको आर ए को अगर मैं लिखना चाहूँ कि वेक्टर फॉर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये दो वेक्टर से मिलके बना है। एक तो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर जो x1 i कह सकता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 i है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये मैं कह सकता हूँ ये y1 j है। तो देखिए ये वेक्टर दो वेक्टर से मिलके बना है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x1 i, और यहाँ से यहाँ तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है y1, तो मैं लिख सकता हूँ y1 j। तो यहाँ से ये आर ए वेक्टर आ गया यहाँ पे x1 i प्लस y1 j। तो ये इसी तरीके से ये तीन कोऑर्डिनेट अगर दे रखे हों, तो तीन कोऑर्डिनेट में अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर बताना हो, तो मैं सीधा सीधा क्या कह सकता हूँ आर ए वेक्टर, और ये मेरे पास आ जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। इस तरीके से यहाँ पे ये वेक्टर मिल जाएगा पॉइंट ए का, आर ए का पोजीशन वेक्टर। उसी तरीके से मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए इस बॉडी को डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ पॉइंट बी तक, ये पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट है लेट अस से x2, y2, z2। तो जो इसका पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं कहता हूँ ये आर बी है, तो देखिए आर बी किसके बराबर होगा। आर बी को मैं इधर लिख देता हूँ कि ये है आर बी, और ये होगा मेरे पास x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। और अब अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने बॉडी को डिस्प्लेस किया ए से लेके बी तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये क्या होगा, ये वेक्टर मेरे को निकालना है कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, मैं क्या मान सकता हूँ कि ये वेक्टर आर ए प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बी, इनको दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा आर बी वेक्टर। आर ए वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये देगा आर बी वेक्टर। या इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं आर ए वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये देगा मेरे को आर बी वेक्टर। इस तरीके से ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या कह सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये मेरे पास है आर बी वेक्टर माइनस ऑफ आर ए वेक्टर। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब बड़ा सिंपल सा पार्ट हो गया। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये इस तरीके से निकल जाएगा कि यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आ गया x2 i प्लस y2 j
प्लस Z2k माइनस ऑफ R1 X1i प्लस Y1j प्लस Z1k। ये इस तरीके से आ गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई i प्लस y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई j और z2 माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाई k। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरीके से हमारे पास होगा। अब मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ कि क्वेश्चन जो है उसकी फॉर्म में कैसे इनको किया जाए। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको और समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए फोर्स F इक्वल टू I प्लस J प्लस K displaces a body from 2 meter, 3 meter, 4 meter to point B from, ये मेरे को लिखना चाहिए point A 2 meter, 3 meter, 4 meter to point B 3 meter, 4 meter, 5 meter, then find the work done। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि वर्क इज गिवन बाय वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज गिवन बाय फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे फोर्स हमको दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है I प्लस J प्लस K। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा। तो अभी अभी जो मैंने बताया था कि RB माइनस RA जो किया था मैंने, उसी तरीके से इसको करना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे पास निकलेगा x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1j और प्लस z2 माइनस ऑफ z1k। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा मेरे पास। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे पास आ गया यहाँ से 3 माइनस 2i प्लस 4 माइनस 3j प्लस 5 माइनस 4k। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया और ये आता है मेरे पास I प्लस J प्लस K। उसी वर्क डन में हम पुट करते हैं I प्लस J प्लस K। फोर्स हो गया ये और डॉट हो रहा है ये डिस्प्लेसमेंट के साथ I प्लस J प्लस K के साथ। तो मैं अब लंबा चौड़ा जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा ये करेंगे, I को I के साथ डॉट करेंगे तो I डॉट I, बाकी की टर्म 0 हो जाएगी, J डॉट J और उसके बाद है K डॉट K। तो इस तरीके से K डॉट K लेंगे तो ये वर्क डन आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1। तो W आ जाएगा यहाँ से दैट इज इक्वल टू 3। अब मैंने यूनिट जो है अगर न्यूटन दी है और ये मीटर दिया है तो ये जूल में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप वर्क डन निकाल सकते हैं। ये वर्क डन जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से वर्क डन जो है वो कैसे निकलेगा, तो ये हमने एक छोटा सा पार्ट किया। तो आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि वर्क कैसे होता है और क्या उसकी यूनिट्स होती है, कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आज का पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।